देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह कहना पड़े कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी दबाव में काम ना करे, तो ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत पर उठता हुआ एक गंभीर सवाल है। क्योंकि चुनाव आयोग केवल एक संस्था नहीं बल्कि जनता के वोट की विश्वसनीयता का संरक्षक है, और जब उसी पर पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उंगलियां उठने लगे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, ये मामला गंभीर क्यों हो जाता है, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और सच्चाई क्या है। दरअसल ये जो टिप्पणी सामने आई है, इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में जो सबसे अहम मुद्दा उभरकर सामने आया है वो है पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव से जुड़ा डेटा विवाद। एएलटी न्यूज की एक विस्तृत जांच ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई असहज सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता सूचियां सार्वजनिक तो घोषित की ही गई, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जारी किया गया उसने पारदर्शिता को लगभग अप्रासंगिक बना दिया। डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में देने के बजाय स्कैन की गई इमेज पीडीएफ के रूप में जारी की गई, जो कि अगर बात करें तो कैप्चा के पीछे छिपी हुई थी, जिन पर वाटरमार्क के जरिए नाम धुंधले कर दिए गए थे। यानी तकनीकी रूप से जो डेटा है वो उपलब्ध है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम उसे देखें तो व्यवहारिक रूप से उसका जो विश्लेषण करना बेहद कठिन बना दिया गया। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एएलटी न्यूज ने इन बाधाओं को पार करते हुए 558 पीडीएफ फाइलों को डिजिटल डेटा में बदला। उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों के हर मतदाता का जो विवरण है वो क्रम संख्या, वोटर आईडी, नाम और उसकी स्थिति निकाली और 2 स्वतंत्र मॉडल के जरिए क्रॉस वेरिफिकेशन किया। अब ये वो केवल डेटा प्रोसेसिंग नहीं थी, बल्कि उस डिजिटल दीवार को तोड़ने की भी कोशिश थी जो पारदर्शिता के रास्ते में खड़ी की गई थी। अब इस विश्लेषण का देखिए सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष ये था कि लगभग 39,604 मतदाता यानी कुल का 11.2%। तो दोस्तों, इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष वो ये था कि लगभग 39,604 मतदाता यानी कुल का 11.2% अंडर एडजुडिकेशन यानी कि विचाराधीन श्रेणी में वो रखे गए थे। अब ये शब्द तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि इन मतदाताओं के वोट पर अनिश्चितता है। वो वोट डाल पाएंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। अब यही गंभीर मसला बनाता है इसको। और जब इस डेटा को सामाजिक धार्मिक आधार पर देखा गया तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है, इससे भी ज्यादा विकट। भवानीपुर जो मुख्यमंत्री की सीट है वहां मुस्लिम मतदाता कुल का 21.9% है, लेकिन अगर हम बात करें जो विचाराधीन है उनमें उनका हिस्सा 51.8% तक पहुंच जाता है। यानी लगभग हर चौथा मुस्लिम मतदाता इस अनिश्चितता में है, उन पर विचार किया जा रहा है। इसके मुकाबले हिंदू मतदाताओं की बात करें तो हिंदू मतदाताओं के लिए ये अनुपात लगभग 17 में से 1 है। ये जो असमानता है सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि चुनावी समानता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि चुनाव आयोग के पास जो ये डेटा है पहले से ही डिजिटल और व्यवस्थित रूप में मौजूद होता है,
क्योंकि यही जो डेटा है वो पीडीएफ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब मशीन रीडेबल डेटा देना संभव था तो उसे जानबूझकर रोका क्यों गया? क्या ये केवल एक तकनीकी चूक है या फिर पारदर्शिता को सीमित करने का एक सोचा समझा फैसला? अब यही वो संदर्भ है जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जब एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को ये याद दिलाती है कि उसे दबाव से मुक्त रहकर काम करना चाहिए, तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर चिंता जो है गहरी हो चुकी है। अब ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल या किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। ये उस व्यापक सवाल से भी जुड़ा है कि क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी और निष्पक्ष है जितनी वो दिखती है? क्या तकनीक का इस्तेमाल पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हो रहा है या फिर उसे नियंत्रित करने के लिए? दोस्तों, एएलटी न्यूज ने न सिर्फ इस पैटर्न को उजागर किया है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरा जो डेटाबेस है वो सार्वजनिक कर दिया गया ताकि कोई भी स्वतंत्र रूप से इसका जो विश्लेषण है वो कर सके। अब ये जो कदम है ये केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन जस्टिस की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि अगर डेटा को समझने के लिए आपको उसे तोड़ना पड़े, उसे हटाना पड़े, तो क्या वो सच में सार्वजनिक है, उसमें पारदर्शिता है? और अगर मतदाता सूची में ही इतनी अनिश्चितता है तो चुनाव के जो नतीजे हैं उन नतीजों पर भरोसा किस आधार पर किया जाए? तो ये सवाल यहाँ पर इसलिए वाजिब हो जाता है कि आखिर भरोसा लाए तो लाए कहां से? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इलेक्शन कमीशन के लिए, ये सीधे तौर पर बेहद गंभीर हो जाती है। हालांकि इस टिप्पणी के बाद क्या पारदर्शिता आती है देखने वाली बात होगी, लेकिन लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भरोसे का भी तंत्र है। एक ऐसा भरोसा कि हर वोट की कीमत जो है बराबर है और हर नागरिक की जो आवाज है वो सुनी जाएगी। अगर ये भरोसा कमजोर पड़ने लगे तो लोकतंत्र का जो ढांचा है भले ही खड़ा दिखे, उसकी जो नींव है वो दरकने लगती है। इसलिए दोस्तों, ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए, आपको पूरा सच बताया। अब ये पूरा सच जानकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन है, क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।